Hi everyone, Shashank here and I welcome you all to our online classes. So आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड द टॉपिक इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ये क्लास 9th के हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. एक्चुअली जब आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो सबसे पहली बात यह आती है कि लोग इसको बोर समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बोर होने का चीज़ ही नहीं है. एक ऐसा आपका इमेजिनेशन आप खुद का ऐसा बनाओ कि हिस्ट्री आपको इतना मजा है पढ़ने में कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, सीधा दिमाग में है. मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़े तो खुद को आप इमेजिन करो कि आप रूलर हो. आप अगर रूलर हो तो आप कैसे कैसे कर रहे हो, फिर आपके सामने जो भी है उसको आप रूलर बनाओ. मतलब एक इमेजिनेशन नाम की चीज़ होती है, उसमें आप खुद को ढालो. कोई अगर रूलर है वो कैसे रूल करेगा, कोई अगर लॉ फॉर्मुलेट करना है, कोई लॉ कैसे लगाएगा, किसी से अगर युद्ध हो रहा है तो वो युद्ध कैसे कर रहा होगा. मीन्स everything has some sophisticated manner. उसके बाद हम आगे आते हैं और इसमें देखते हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ. और फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री हमें क्या देती है. हिस्ट्री हमें हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा वेलबींग, हम लोग कैसे इस कंट्री में आए हैं एंड सोसाइटी कैसे फॉर्म हो रहा है हमारे आसपास, कैसे हुआ, वो सब कुछ हमें बताती है. और जब बात आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये टॉपिक और ये जो रेवोल्यूशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको आप मिस नहीं कर सकते. जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री की बात आती है तो ये अपना अव्वल दर्जा रखता है. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली होता ये है, जैसे आप बुक खोलते हो आपके सामने एक डेट आता है 14 जुलाई 1789. बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. एक्चुअली देखिए होता ये है कि जब फ्रेंच में 1789 के टाइम में पूरा थ्रोन खाली रहता है, कोई नहीं रहता है उधर, मतलब कोई रूलर नहीं रहता. आदमी लोग रहते हैं, कोई रूलर नहीं रहता. तो उस समय रूलर कौन आता है, उस टाइम एक डायनेस्टी आती है, उसका नाम होता है बर्बन डायनेस्टी. एंड वन थिंग मोर, इसको नोट करते जाओ आप लोग. सो बर्बन डायनेस्टी आती है और उसका किंग कौन होता है, लीडर लुइस 16. और एक कब आती है तो 1774 में आती है. सो ये बात हुआ कि कौन सा डायनेस्टी आया, और आया तो उसके बाद मतलब जैसे ही आया तो ऐसा नहीं था कि फ्रेंच बहुत ज़्यादा रिच था, बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में था. यहाँ तक कि इसके पास मतलब डेली लाइफ कैसे चला जाए, कैसे मतलब सब लोग अच्छे से, उसका सिटीजन कैसे अच्छा से रहे, कुछ भी नहीं था क्योंकि वहाँ पर कोई रूलर नहीं था. एक्चुअली हुआ ये कि जब वो लुइस 16 बर्बन डायनेस्टी का जो था वो आता है फ्रेंच में गवर्न करने के लिए, तो होता ये है कि उसके पास ना पैसा होता है. मीन्स देश के पास पैसा नहीं होता है, ट्रेजर खाली होता है. और खाली क्यों होता है, इसलिए कि जब उसका युद्ध होता है यूएसए से, मतलब यूएसए को ये हेल्प करता है. किससे, क्योंकि यूएसए को ब्रिटेन से युद्ध होते रहता है. और क्यों होता है, क्योंकि उसका कुछ स्टेट्स को वो मतलब 13 स्टेट्स को वो अपने कब्जा में रखता है. तो उसको इंडिपेंडेंस कराने के लिए, उसको फ्रीडम लेने के लिए वो उसको युद्ध करता है, यूएसए और ब्रिटेन. और क्योंकि ब्रिटेन का इसका नेवी रहता है, मतलब फ्रेंच का नेवी रहता है ब्रिटेन. और ब्रिटेन, अब मानिए कि आपका कोई इनेमी है, आपको कोई और अगर मतलब उसको मारना चाहता है तो उसको हेल्प करोगे ना कि मेरा इनेमी मर जाए. एक्चुअली यही हुआ ये कि फ्रेंच का जो मतलब रूलर था पहले, वो फ्रेंच क्या किया कि पहले उसको हेल्प किया. किसको हेल्प किया, यूएसए को. क्यों, क्योंकि ब्रिटेन से वो लड़े. और ब्रिटेन में उसका यूएसए का था 13 स्टेट्स, वो सब कैप्चर्ड था. सबको मतलब रिलीज करवाया, उसे जीता. और उस टाइम हाल ऐसा हो गया फ्रेंच का, इसके पास कुछ नहीं था. मीन्स उसके पास पैसा नहीं था कि दैनिक जीवन कैसे चले. और उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारा मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. जब आता है आपका लुइस 16, उस टाइम सोसाइटी का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, तो इसको डील करते हैं. और उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब लुइस 16 आते हैं तो उसके पहले बात ये आती है कि आखिर मतलब उस टाइम जब पैसा नहीं था और इतना ज़्यादा मतलब खराब स्थिति था कि पता है उस टाइम फ्रेंच 2 बिलियन डेप्ट में था. मीन्स उस पर कर्ज था. क्यों तो कर्ज था, क्योंकि देखिए जो जितना पैसा उसको लगा यूएसए को हेल्प करने में, फिर जो भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आई उसको जिसने इन्वेस्ट किया, जो भी मनी लेंडर्स होते हैं वो लोग इन्वेस्ट किए, इसको पैसा दिए, वो लोग खुद 10% इंटरेस्ट इसे ले रहे थे हर मंथ. और होता ये था कि इसको मतलब कहीं से पैसा आ नहीं रहा था फ्रेंच में. और लुइस 16 इसका रूलर था. और टैक्स कौन देता था, तो इस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे. उसके पहले मैं बता दूं आपको कि उस टाइम जो लुइस 16 बर्बन डायनेस्टी से आए थे, उस टाइम बात यह था कि आखिर देश चले कैसे. उसको चलाने के लिए अब कोई नया लॉ लाना था. उस टाइम ये रूल था कि मतलब मोनार्की में ऐसा, क्योंकि वो आए थे तो मोनार्की था.
मोनार्की में वो पूरा रूल कर रहे थे, ठीक है। और हमारे देश में क्या, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन उस टाइम फ्रेंच में क्या था, मोनार्की था। और जो मोनार्की में वो लोग लेके आए तो उस टाइम ये इसका रूल था कि कोई भी रूलर हो वो अपने मन से कोई लॉ नहीं बना सकता, कोई लॉ फॉर्मुलेट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए होता ये था कि आपको मीटिंग बुलाना पड़ता था। और उसके पहले लोग बात करते हैं कि इसका मतलब सोसाइटी कैसा था, सोसाइटी में कौन लोग रहते थे, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे था, और देश उस समय चल कैसे रहा था। एक्चुअली होता ये था कि उस टाइम फ्रेंच 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, 3 स्टेट्स। और उस टाइम मतलब इतना होता था ये लोग के साथ, क्योंकि यहाँ पे होता ये था कि यहाँ पे पुअर्स, मेनली पुअर्स थे। ऐसा नहीं था कि सब लोग पुअर्स नहीं थे। पुअर्स मीन्स व्हाट, पुअर्स मीन्स जो सर्वेंट थे, आर्टिसंस थे, पीजेंट्स थे, वो लोग कुछ कुछ होते थे। जैसे कि कोई बिग बिजनेसमैन हो गया, वो लोग रिच होते थे। रिच और पुअर दोनों का कॉम्बिनेशन था ये थर्ड वाला। फर्स्ट में आते, फर्स्ट था क्लर्जी, सेकेंड था नोबिलिटी, एंड थर्ड था बिग बिजनेसमैन, सर्वेंट्स, आर्टिसंस, पीजेंट्स एक्सेट्रा। नीचे बात आती है कि टैक्स कौन देता था, तो ना ये टैक्स, टैक्स कौन देता था, सिर्फ टैक्स ये लोग देता था। और उस टाइम एक और चीज थी कि 90% जो थे रहने वाले वो पीजेंट्स थे, ठीक है। और 60% नोबल्स, चर्च, रिचर ऑफ थर्ड स्टेट्स, मींस रिच ऑफ थर्ड स्टेट, ये जैसे बिग बिजनेसमैन हो गए, जो मतलब रिच लोग होते थे, जो मतलब जो अमीर होते थे, वो लोग भी इसमें आते थे। 60% वाले में 90% क्या थे, पीजेंट्स थे। और ऐसे पीजेंट्स जिनको खुद को हार्वेस्ट करने के लिए अपना लैंड नहीं होता था। मीन्स कोई कहते हैं ना कि जैसे किसी के लैंड, मतलब कोई जैसे भाड़े का टट्टू होते हैं, मीन्स भाड़े का कोई आता है काम करने के लिए, वैसा था। उन लोगों के पास खुद के पास अपना कोई लैंड नहीं था कि हाँ खुद का लैंड वहाँ पे जाकर आप हार्वेस्ट करो, क्रॉप लगाओ, फिर उसका जो भी फायदा आता है वो लोग खुद के पास रखो, ऐसा नहीं था। वो लोग दूसरे के फील्ड में जाकर काम करते थे और डेली बेसिस पे लोग काम करते थे। उसके बाद ये जो चर्च थे, चर्च और इधर क्लर्जी एंड नोबिलिटी, इन लोगों का काम क्या था कि ये लोग तो सबसे पहले कि टैक्स नहीं देते। इन लोगों के पास ऐसा मतलब एक एडवांटेज मिला हुआ था इनको बर्थ से, जो भी लोग क्लर्जी या नोबिलिटी में आते थे उनको नहीं देना है, सिर्फ टैक्स को देगा, सिर्फ टैक्स ये लोग देंगे। ये लोग इनसे लेते थे टैक्स। और जो चर्च थे, चर्च भी इससे लिया करते थे टैक्स। सो अब टैक्स लेने वाले को क्या बोलते हैं, जो टैक्स लिया जाता था उसको बोलते थे टाइड, ठीक है। और जो डायरेक्ट दिया जाता था गवर्नमेंट को, जैसे कि जो चर्च थे, चर्च लेते थे ये लोगों से टैक्स, उसको बोलते थे टाइड। और जो डायरेक्ट ये लोग गवर्नमेंट को देते थे टैक्स, सिर्फ ये नहीं होते थे, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेल्स। सो ये इतना हो गया, हम लोगों ने सोसाइटी देख लिया। और सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कर दूं, ये 14 जुलाई 1789 अचानक से कैसे आ गया, इस पर हम लोग अभी इस पर चर्चा करेंगे। और ये बर्बन डायनेस्टी आया 1774 में, उसका रूलर था लुई 16। और उसके बाद जैसे ये लोग मोनार्की लाया, और मोनार्की लाया उसके बाद टाइम स्टेट्स जो थे, मतलब वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड बिग बिजनेसमैन, सर्वेंट्स, आर्टिसंस, पीजेंट्स एक्सेट्रा। उस टाइम मैंने बताया कि 90% लोग पीजेंट्स थे, और पीजेंट्स ऐसे थे उसमें से बहुत 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 कम लोगों के पास खुद का जमीन होता था। 60% नोबल्स, चर्च, रिचर ऑफ द थर्ड स्टेट्स। अब बात ये आती है कि देश चले कैसे। इसके लिए उस टाइम एक्चुअली बात ये था कि पैसा नहीं था देश में। अब उस समय रूलर कौन था, तो लुई 16। तो उसने क्या किया, मैंने बताया कि उस टाइम एक ऐसा फंडामेंटल था, मतलब कोई ऐसा लॉ था कि कोई भी रूलर वो ऑटोमेटिक मतलब खुद के मन से कोई लॉ फॉर्मुलेट नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना होता था, उसके लिए एक मीटिंग में बैठाना पड़ता था। मीटिंग में कौन आता था, इससे बता दें मीटिंग में कौन आता था, मीटिंग में आता था एक क्लर्जी, नोबिलिटी और ये जो था थर्ड स्टेट इधर से। और सब लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। कहाँ भेजते थे, तो वो लुई 16 के पास। और ऐसा होता इसलिए था क्योंकि अकेले कोई खुद का डिसीजन नहीं ले सकता था रूलर, इसके लिए मीटिंग चाहिए था। और मीटिंग में क्या होता था, मोस्टली क्लर्जी और नोबिलिटी, ठीक है, ये दोनों आपस में मतलब कह सकते हैं कि चोर चोर में मौसेरा भाई, जो एक कहावत है ना हिंदी में, वही ये लोग का मतलब लगभग सेम था सब कुछ, रहना रहना खाना, सिर्फ ये लोग डिवाइडेड थे, बाकी जितना भी था ड्यूटीज और जो एडवांटेज था दोनों का सेम था। मेन इसमें सबसे फंसते कौन थे, तो ये लोग। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट, मतलब स्टेट्स के बारे में। अब बात यह थी कि ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात कि लुई 16 के सबसे खराब मतलब दौर तब आया था जब इसके पास कुछ पास पैसा नहीं था। पैसा इसलिए नहीं था क्योंकि इसका मिलिट्री का जो भी होता है एक्सपेंसेस, राजघराने को सजा के रखना या फिर खाने पीने की जीविका, मतलब जो भी होता है डेली। और सबसे बड़ी बात है कि 10% जो मतलब मनी लेंडर्स थे, जो इन्हें पैसा दिए थे लड़ने के लिए युद्ध, मतलब उसको हेल्प करने के लिए, उस टाइम वो लोग भी 10%, इसका मतलब 10% इंटरेस्ट का अपना ले लिया करते थे, जितना उन्होंने पैसा दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि इनको वॉर भी दिया था।
और बात ये आती है कि आखिर ये देश चले कैसे, और इसके लिए रूल आने लगा नया। तब रूल बनाने के लिए मैंने बताया कि इसके लिए मीटिंग चाहिए होता है, और मीटिंग कौन कौन करता था, कलर्जी, नोबिलिटी, मतलब ये तीन ही था, ऐसा नहीं था क्योंकि मोनार्की था, जब भी आएगा तीन आएगा। और उसका स्ट्रगल, उस टाइम स्ट्रगल ये स्टार्ट हुआ कि 1715 से 1789 में 1715 टू 1789 में 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया उसी बीच। और जब ये पॉपुलेशन बढ़ के आया तो उस टाइम ये हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ा, और जैसे मैंने बताया कि कंट्री में कुछ खास पैसा था नहीं, तो उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज होने लगा। मेन प्राइस किसका इंक्रीज हुआ, तो ब्रेड, जो लोग पावरटी खाते थे उसका प्राइस इंक्रीज करके, मीन्स भी 16 आता है, पैसा नहीं रहता है, उस टाइम क्या होता है कि धीरे धीरे होते होते उसमें पॉपुलेशन बढ़ जाती है। पॉपुलेशन कितना बढ़ती है, तो ये 1715 से 1789 में कितना बढ़ती है, तो 5 मिलियन बढ़ती है। पॉपुलेशन बढ़ जाता है और कुछ ऐसा क्रॉप नहीं होता है, और ना ही इसके पास पैसा होता है कि वो देश को अच्छे से रखे। उस टाइम क्या होता है कि क्राइसिस हो जाता है, और क्राइसिस इसको बोलते हैं सब। एक्चुअली होता ये था कि इतने साल में जब 5 करोड़ जब आबादी बढ़ गई, 5 मिलियन जब आबादी बढ़ गई, उसके लिए इंक्रीमेंट आने में डिमांड बढ़ने लगा। डिमांड जब बढ़ा तो उसी टाइम क्या हुआ कि ब्रेड का ब्रेड का प्राइस इंक्रीज करेगा। और जब ये सब आंदोलन स्टार्ट होने लगा, स्टार्ट कौन किया था, उसको किया था जो भी मतलब इधर से आते थे, ये जो मेन था, क्योंकि ये लोगों को कोई दिक्कत नहीं था, ये लोग ना टैक्स लेते थे नहीं कुछ, ये मेन दिक्कत था ये लोगों को। उस टाइम जैसे मानिए कोई अगर विंटर आया, फिर हेवी रेनफॉल हो गया, तो जो भी क्रॉप्स होते थे, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और उस टाइम मानिए क्रॉप अगर फेल कर गया तो लोग कहाँ से यार खाएंगे, इसको बोलते थे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। एक्चुअली ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस उसको बोलते हैं जब हमारा जो डेली यूज का जो सामान होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, अगर उस पर अफेक्ट आ जाए, तो कोई फैक्टर उसको अफेक्ट कर दे, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के व्यू से। खैर, हमने देखा कि 90% ऐसे लोग थे जिनके पास खुद का लैंड नहीं था, 60% ऐसे नोबल्स थे, और चर्च, ये सब। और चर्च लोग भी इसलिए लेते थे टैक्स, उसको बोलते थे जो भी मतलब लेते थे, जैसे कि ये लोग लेते थे उसको बोलते थे, जो लोग थर्ड स्टेट में थे, जो लोग गवर्नमेंट को डायरेक्ट देते थे अपना टैक्स, उसको बोलते थे टेल्स, और इसको बोलते थे टूट्स। सो हम लोग इसको आगे देखते हैं। अब बात आती है कि वो मीटिंग स्टार्ट हुआ। मीटिंग क्यों स्टार्ट हुई, कि बस पैसा नहीं था सरकार के पास, और लोग चाहता था कि टैक्स बढ़ाया जाए। टैक्स बढ़ाने के लिए क्या होता था कि तीनों स्टेट से कलर्जी, नोबिलिटी और ये जो थर्ड स्टेट था, बिग बिजनेसमैन, आर्टिसन, सर्वेंट्स, पीजेंट एक्सेट्रा, ये लोग में से अपना अपना ये लोग रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, मीन्स अपना आदमी भेजते थे, जो भी लीडर्स होता था। अब उस टाइम, ठीक उसी टाइम होता ये था कि ये जो थे, ये जो थर्ड था, इधर से पढ़े लिखे लोग, मतलब न्यू एडुकेटेड लाइक जो थे, वो लोग आगे निकलने लगे, ठीक है। और वो आगे निकल के उनका कहना ये था कि आखिर सिर्फ हम लोग ही क्यों देंगे, मतलब सिविल जो भी टैक्स होते थे ये लोग देते थे। तो इधर से जो पढ़ लिख के आगे निकले, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो उन्होंने अपना एक फॉर्म बनाया, मीन्स उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, और उन्होंने कहा कि आखिर उनका मतलब मांग था सरकार से कि सिर्फ हम लोग ही टैक्स क्यों देंगे, बाकी के लिए 2 लोग क्यों नहीं टैक्स देंगे। ये था। सेकेंड चीज कि प्रिविलेज जो भी मिल रहा है दूसरे लोगों को, मतलब इसको और इसको, कलर्जी और नोबिलिटी को, कि ये लोग टैक्स नहीं देंगे, ये लोग मतलब टैक्स दूसरे से लेंगे। वन थिंग मोर कि ये लोग को प्रिविलेज मिला हुआ था बहुत ज़्यादा, तो सिर्फ ये लोग को इतना माइनॉरिटी बना के क्यों रखा गया। ये लोग मतलब ये लोग का कहना था कि हम लोग को अनइक्वल राइट क्यों है, ये लोग को बहुत ज़्यादा राइट क्यों है। और मोर देन डैट, वहाँ पे 2 फिलोसफर थे, लॉकी और रूसो। एक्चुअली लॉकी इंग्लिश मैन थे और रूसो जो थे वो फ्रेंच थे। सो लॉकी का कहना ये था, उन्होंने वो फिलोसफर उन्होंने बोला था कि उन्होंने लिखा था टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट। उसमें जो कहा था कि एब्सोल्यूट राइट जो होता है वो मिलना चाहिए हर एक नागरिक को, मीन्स अधिकार सबको सेम मिलना चाहिए, चाहे वो कलर्जी हो, नोबिलिटी हो, या फिर जो भी हो। थर्ड स्टेट में बिग, क्योंकि जैसे देख इधर रिच भी थे और पुअर भी थे, क्यों ना वो रिच हो, बिजनेसमैन, या फिर पुअर हो, कलर्जी हो, आर्टिसंस हो, सर्वेंट्स हो, या फिर आपका पीजेंट्स हो, कोई भी हो, सबको सेम मिलना चाहिए। ये कौन किसने लिखवाया था, मतलब किसने लिखा था, लॉकी ने लिखा था। कहाँ का था, इंग्लिश में था, और इसने एब्सोल्यूट राइट का डिमांड किया था। मोर देन दैट रूसो। अब इसके बाद इसके आइडियाज को, लॉकी के आइडियाज को कौन लेके आया है, रूसो। वो कौन, फ्रेंच का था। खैर, ये 2 हुआ। उसके बाद एक और चीज आया था, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये कौन लिखे थे, तो ये मॉन्स्टिक लिखे थे। और उनके अनुसार, क्योंकि यूएसए तो फ्री हो गई थी अपने 13 कॉलोनीज को लेके ब्रिटेन से। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जब ब्रिटेन से झगड़ा हुआ था, उसका मतलब वॉर हुआ था यूएसए का, तो उस टाइम फ्रेंच उसको हेल्प किया था।
तो वो जो अपने 13 कॉलेज को वापस छुड़ा के लिया, जिसको फ्रीडम हो गया, तो वहाँ पे क्या हुआ था, 3 स्टेट, मतलब जैसे नॉर्मली जो गवर्नमेंट फंक्शन करता है उसके लिए क्या क्या जरूरी होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, वहाँ पे सेम चल रहा था, लेजिस्लेटिव असेंबली और एग्जीक्यूटिव असेंबली और जुडिशियरी, वो तीनों मिलकर चला रहा था। तो ये स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्स्टिक जो लिखा था उसने पूरा यूएसए का वर्णन कर दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर यूएसए में कैसे कैसे हो रहा है। अब वहाँ पे बात ये फैला कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग तो इसको पढ़ने लगे, समझने लगे कि कैसे कैसे गवर्नमेंट चलता है, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा था, अनइक्वालिटी, एकदम ये दो लोगों को एकदम अपर और इसको बहुत ज्यादा लोअर लोग समझ रहे थे। तब होता ही है कि ये लोग सैलून्स या फिर टी शॉप्स, हमने इतना देखा कि इधर ये हुआ। फिर लास्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन के आता है कि लास्ट टाइम जो हुआ था, मतलब स्टेट्स का जो भी स्टेट्स आते थे रिप्रेजेंटेटिव, उसका मीटिंग कब हुआ था, 1614 में हुआ था, 1614 में। और उसके बाद किसने कराया, तो लुईस 16 ने कराया। वो कब कराया, 5 में 1789। अब देखिए तो समझ में आ रहा है क्योंकि हमारे पास डेट था 14 जुलाई। अब ये क्या है, 5th में को ही वो मीटिंग बुलाया गया, लास्ट को बुलाया गया था 1614 में, उसके बाद सीधा बुलाया गया 5 में 1789 को। उस टाइम हुआ है कि कलर्जी नोबिलिटी और ये जो थर्ड स्टेट था इसमें बहुत सारे लोग का मिक्सचर था, इसने भेजा अपना 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, ये टोटल मिला के होंगे 600, मतलब ये लोग अलग अलग बैठा गए और बिजनेसमैन अकेले लेके आया 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जब ये लेके आया 300, ये लेके आया 300, ये अकेले लेके आया 600। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये लोग का मालूम था कि ये दोनों आपस में मिला हुआ है, मीन्स गवर्नमेंट के बहुत क्लोज है। तो अब उस टाइम रूल ये था कि कोई भी लॉ होता है, फॉर्मुलेट अगर होगा तो उसका कैसे होता था, एक्चुअली देखिए जैसे एक होता था गवर्नमेंट के बात, गवर्नमेंट अपना बात रखता था, उसको मनवाने के लिए कौन था, ये 3 था, इसका था 1 वोट, इसका था 1 वोट और इसका था 1 वोट, मीन्स 3 वोट पे कोई भी डिसीजन लिया जाता था। एक्चुअली होता ही था कि कलर्जी 300 रिप्रेजेंटेटिव है, तो गवर्नमेंट के अनुसार 300 में से 300 अगर मानता है कि हाँ वो चीज़ होना चाहिए, वो लॉ आना चाहिए, तो माना जाएगा 1 वोट, नहीं माना तो नहीं माना जाएगा। फिर नोबिलिटी का भी सेम था, 300 आया रिप्रेजेंटेटिव्स नोबिलिटी की तरफ से, और उधर से क्या हुआ कि अगर एक मतलब 300 अगर मान रहा है कि एग्जैक्ट यस ये लॉ आना चाहिए, फॉर्मुलेट होना चाहिए, तो 1 वोट माना जाएगा, और अगर ये मानता है तो इसका भी 1 वोट। तो सिंपल था, क्योंकि ये लोग को बहुत ज्यादा फायदा था सरकार से, ये लोग मानते हैं, कितना भी ये लोग ना करता फिर भी 2-1 से ये लोग, मतलब 1-2 से ये लोग पीछे नहीं रह जाता। सिंपल सोचने की बात है, ये दोनों हमेशा सरकार के बहुत ज्यादा, मतलब गवर्नमेंट के क्लोज रहा, ये लोग को बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो सिंपल कोई भी लॉ आएगा तो ये दोनों गवर्नमेंट को साथ देगा ही, तो ये गवर्नमेंट के हाथ में कितना जाएगा, 2 वोट, और ये लोग अगर नहीं भी देगा तो 1 वोट माइनस 1 वोट, तो वो आगे जाएगा, मीन्स लॉ आ जाएगा, फॉर्मुलेट हो जाएगा। तो उस टाइम जैसे ही मतलब ये स्टार्ट हुआ, तो सामने जैसे देखिए ये अगर कोर्ट है तो एक सामने क्लर्जी और एक सामने नोबिलिटी, ये दो आगे सामने सामने, मतलब ये लोग हैं, क्योंकि ये लोग वो लुईस 16 जो भी मतलब रूलर्स थे, वो लोग बहुत मतलब छोटा कास्ट का उसको माना जाता था, तो ये लोग को पीछे खड़ा किया गया। ये 300 थे, ये 300 थे, अकेले थे 600। अब बात ये आती है कि जब बात है अपना अपना वोट देने का, तो वोट पे बात है कि ये देगा एक, ये देगा एक, ये देगा एक, लेकिन ये लोग बोले जो थर्ड स्टेट्स के थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, होगा यही जितने लोग आए हैं सब 1 वोट, मतलब एक आदमी देगा। मानिएगा अगर 300 आया है तो इसका 1 वोट नहीं, इसका माना जाएगा 300 वोट, इसका माना जाएगा 300 वोट, और इसमें 600 आदमी लेकर आया है, मतलब सिर्फ 600 अगर रिप्रेजेंटेटिव लेके आया है तो इसका माना जाएगा 600 वोट। मतलब इसका सिंपल ऐसा क्यों बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बोला क्योंकि अगर एक वोट देता था अगर ये दोनों, क्योंकि सरकार से बहुत ज्यादा क्लोज था, तो फिर ये हार ही जाता। अगर एक आदमी पे 1 वोट फोड़ रहा है, मीन्स 300 ये लेके आया, 300 ये लेके आया, 600 हो गया, और इधर अकेले का 600, मतलब ड्रॉ रहता, तो फॉर्मुलेट नहीं हो पाता। लेकिन उस टाइम क्या किया, उस टाइम लुईस 16 मना कर दिया, उसको मालूम था कि 300 अगर ये वोट भी सामने अगर उसके साथ में देगा गवर्नमेंट के साथ में, तो होगा 600 वोट, और ये लोग अकेले लेके आया 600 वोट, ऑटोमेटिकली होगा नहीं, लेकिन उसको टैक्स बढ़ाना चाहिए था कैसे ना कैसे। तो उसके बाद ये हुआ कि वो लुईस 16 मना कर दिया कि नहीं हम आपका बात नहीं मानेंगे। क्यों, क्या बात नहीं मानेंगे, तो इसने बोला था थर्ड स्टेट वाला कि एक आदमी का 1 वोट माना जाएगा हमेशा, और मतलब 600 तमों का 600 वोट माना जाएगा। और उसके बाद बात ये होता है कि वो लोग दंगा करते हैं, वो लोग मतलब वो असेंबली छोड़ के बाहर आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी जाती है, सरकार उनका बात नहीं मानता है। अब जब वो लोग आगे आते हैं, मतलब वो असेंबली छोड़ के आ जाते हैं, वो मीटिंग छोड़ के आ जाते हैं, तो आगे जाकर वो लोग विद्रोह करते हैं। विद्रोह कहाँ पे करते हैं, विद्रोह आगे करते हैं, मतलब एक ग्रुप फाइंड करते हैं, और ऐसा ग्रुप वो लोग कहाँ फाइंड करते हैं, वर्सलीज के जो टेनिस हॉल था वहां पे जाकर वो लोग अपना ग्रुप बनाते हैं।
सो मतलब वर्सलीज का जो था टेनिस कोर्ट, वहाँ पे उन लोगों ने अपना ग्रुप को ले गया, क्योंकि क्यों ले गए, क्योंकि उनका बात नहीं माना गवर्नमेंट, और उनको मतलब वो अपना लॉ फॉर्मुलेट करने के चक्कर में लुइस 16 इन लोगों का बात नहीं माना, और ये लोग गुस्सा से बाहर आ गए, और इनके पास 40,000 कंप्लेन था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। वो अपना पत्रिका लेके गए थे 40,000 कंप्लेन्स का, लेकिन अब गवर्नमेंट का बात नहीं माना तो ये लोग बाहर निकल गए, विद्रोह किए, और इधर आके अपना टेनिस वर्सलीज में जो था टेनिस का हॉल, वहाँ पर उन्होंने अपना ग्रुप फाइंड किया, और उसको अपने क्या बनाया, नेशनल असेंबली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, नेशनल असेंबली किसको बनाया गया था, तो क्यों बनाया था, क्योंकि वो लोग विद्रोह से निकल के आए थे, और यहाँ पे वर्सलीज का जो टेनिस कोर्ट था उसको उन्होंने बनाया नेशनल असेंबली। और इसको लीड किसने किया, तो मिराबे और शाही। 20 जून को ये लोग यहाँ पे पहुंचे और इन्होंने नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया। और क्यों किया, क्योंकि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ये जो थे मिराबे और शाही के मतलब लीडरशिप में, ये लोग जितने भी जो पीजेंट्स वगैरह थे, जो मतलब थर्ड स्टेट्स के थे, वो सब लोग आए और उन्होंने एक नेशनल असेंबली घोषित किया, और वहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। मतलब एक ऐसा संविधान वो लोग लिखने लगे जिसमें जो भी था रूलर, जैसे लुइस 16 या फिर जो भी हो, सबका पावर कम होगा, और उसमें क्लर्जी और नोबिलिटी सबका पावर सीज होगा। ओके, सबको इक्वल राइट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ संविधान लिखने की तैयारी चलने लगी। और उसी टाइम, जब तक ये लोग इसमें बिजी रहे लिखने में, उसी टाइम हुआ ये कि हार्वेस्ट जो था, मतलब क्रॉप का हार्वेस्ट था, वो बहुत खराब गया, बहुत गंदा गया। इस कारण क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज कर गया। अब क्रॉपिंग हुई नहीं, उसका हार्वेस्ट हुआ नहीं, तो ऑटोमेटिक है कि उसका प्राइस आगे जाएगा, ब्रेड का दाम बढ़ गया। और ऐसे में क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि दूध का जो सप्लाई होता है वो भी बहुत ठप पड़ गया, मतलब बहुत उसका डिक्रीमेंट हो गया था। तो एक बार होता है क्या है कि लेडीज लोग जो होती है, वीमेन, वो लोग एक शॉप के बाहर रहती है और वहाँ पे लाइन में रहती है, लेकिन शॉप वाला क्या ब्लैक मार्केटिंग करता है, स्टॉक में करके उसको, मतलब जैसे हम लोग के आसपास नॉर्मली होता रहता है कि स्टॉक में करके उसका दाम इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिक, तो यही हुआ। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि वीमेन लोग भड़की और वो लोग दुकान पे मतलब अटैक कर दी। और उस टाइम हुआ ये कि ठीक उसी टाइम होता ये है कि फूड ग्रेस वगैरह सब जगह लूट किया गया, और वो लोग अपना पूरा खौफ छोड़ दिए थे कि गवर्नमेंट क्या करेगी देखा जाएगा। और उस टाइम ये मतलब गांव में, देहाती क्षेत्रों में एक ऐसा मतलब र्यूमर आ गया, कैसा कि र्यूमर किसी मतलब अफवाह ऐसा फैलेगा कि जो लुइस 16 है, मतलब जो रूलर है, वो चाह रहा है कि यहाँ पे सबको बर्बाद किया जाए, सबको मारे पीटे जाए। इसके लिए क्या किया कि बहुत सारे जो भी उसका सिपाही था, उसका जो भी सर्वेंट था, सबको लेके आ रहा है इसको सबको मारने के लिए, गाँव वालों को। लेकिन तभी उसी टाइम क्या होता है, 7,000 इतने लोग मेन मतलब जो भी होते हैं और थर्ड स्टेट्स के, वो लोग आते हैं कि खुद को ग्रुप अप करते हैं और उन्होंने एक मिलिट्री बनाते हैं। और वो सबसे उससे ज़्यादा मतलब, अब जब आपको पता होता है कि सामने वाला आके हमको मारेगा, मतलब गवर्नमेंट आ रहा है इसे वॉर करने के लिए, इसके पास कुछ था नहीं, तो 7,000 अपना ग्रुप बनाता है और वो कहाँ जाता है लूटने के लिए, यहाँ 14 जुलाई को अटैक कहाँ करता है, बास्टिल पे। बास्टिल ऐसा होता है प्रिजन जहाँ पे वो मतलब जैसे कारतूस होता है, आई मीन गन होता है, ये सब होता है, हथियार होता है, वहाँ के लिए वे लोग गए, अटैक किए। और वहाँ का जो भी मतलब था सर्वेंट वगैरह, मतलब जो भी सिपाही वगैरह थे, सबको वो लोग मारते हैं और बास्टिल पर अटैक करके वहाँ से पूरा हथियार वहाँ से ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है, मतलब एक रूमर ऐसा फैलता है, अफवाह फैलता है कि सरकार आके ये लोग को मारने वाला है, इसलिए अपने प्रोटेक्शन के कारण लोग बास्टिल पर अटैक करते हैं। और वहाँ से कब करते हैं अटैक, 14 जुलाई को अटैक करते हैं। और ठीक उसी के बाद, और जब अटैक करते हैं और ऐसा बहुत ज़्यादा विद्रोह होता है, उसके बाद फूड ग्रेन्स का जो भी होता है, जितना होता है सब कुछ लूट हो जाता है। यही सब कारण होता ही है कि ऑन 4 जुलाई 1789 अब यह हुआ कि अब सब लोग तो उसको विद्रोह करे, तो लुइस 15 को ऐसा फील हुआ कि नहीं, अब यहाँ पे जो सिटीजन वो मेरे अंडर रहने वाला नहीं है, लोग खुद के पैर पे खड़ा हो जाता है। मीन्स व्हाट, कि ये लोग मोनार्की में और ऐसा सिस्टम नहीं रहना चाहता है जहाँ पे सिर्फ ये लोग थर्ड स्टेट में जो भी होते थे वो लोग मतलब खुद को डिमिनिश महसूस करे, खुद को अनइक्वलिटी के फेज में रखा हुआ महसूस करे। वो लोग क्या करता है कि लुइस 16 ही मान लेता है कि अब मतलब देश में ऐसा कुछ संविधान जो भी मतलब बनाया जाता है। और संविधान में क्या होता है, संविधान में होता है कि जो भी क्लर्जी होते हैं, क्लर्जी नोबिलिटी दोनों का जो भी पावर होता है सीज कर लिया जाता है, खत्म एकदम। मतलब तीनों स्टेट सेम रहेंगे, तीनों स्टेट देंगे तो तीनों स्टेट्स टैक्स देंगे, और जिससे कंट्री रन करेगी। और मोर इम्पोर्टेंट, लुइस 16 की बात मानता है और वहीं पे इसको मान के और उसके बाद क्या करता है कि वहाँ पे संविधान देखने। हुआ ये कि 4 जुलाई 1789 को सब कुछ लॉ फॉर्मुलेट हो गया, दूसरी स्कीम मान के। इसमें क्या हुआ कि जितना भी था नोबिलिटी और जो भी था फर्स्ट में क्लर्जी, दोनों का पावर सीज कर लिया गया। जो भी 4
जुलाई 1789 को क्या होता है कि वहाँ पे एक नया संविधान लेके आ जाता है और लुईस 16 भी इसको एक्सेप्ट कर लेता है। और उस टाइम क्या होता है कि 14 जुलाई 1789 को इसी कारण फ्रेंच का नेशनल डे माना जाता है। सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, हमारा फर्स्ट लेक्चर, दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन द चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड, जो आज हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, और कल जो रिवोल्यूशन आगे होगा, जैसे 18 वो नेपोलियन बोनापार्ट आता है, और उसके बाद लुईस 16 क्यों भागता है और कैसे क्या होता है, हम लोग कल लिखेंगे रिवोल्यूशन। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम लोग पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इससे अलग से क्वेश्चन एग्जाम्स में कहीं से नहीं आने वाला है, आई गारंटीड यू, क्योंकि मैंने खुद 2018 में मैंने अपना 10 दिया है और आई हैव गॉट सच अ गुड मार्क। सो आज का टॉपिक हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि रिवोल्यूशन आगे कैसे कैसे होगा, कौन कौन यहाँ पे रूलर्स हैं और किसने किसको हराया और उसमें क्या क्या चेंजेस लाया गया। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू गाइस, एंड वन मोर थिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and share it with your friends, family, and whoever you want, that they can come here, learn here something, and express their beauty of study. So thank you guys.